सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जो कि ये जो आपका पेपर होता है यह 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और देखिए फ्रेंड्स, आज के जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये 2015 के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो वो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है। और इस टाइम आप सभी को हम डेली सेकेंड सेमेस्टर का एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, भगवान बुद्ध की, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। चोल काल की निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर आप सभी को आंसर आता है तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नटराज की। क्लियर। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो फ्रेंड्स, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। जो थे वो सुल्तान, यानी वो कारखानों को इक्ता बोलते थे, या आप कह सकते हो इन्होंने ही कारखाने का नाम इक्ता दिया था। 19 नंबर प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, काबुल में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो स्थित है वो अजमेर में स्थित है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर। अगला आपका प्रश्न है, हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत चलाया गया था, यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर द्वारा हिजरी संवत चलाया गया था। क्लियर। अगला आपका प्रश्न है कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, फतेहपुर सीकरी में। तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। यह खानवा युद्ध के लिए मतलब प्रसिद्ध क्षेत्र आप कह सकते हो माना जाता है, फतेहपुर सीकरी। अगला आपका प्रश्न है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, या फिर जीजाबाई ने। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ताराबाई ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 12 या फिर यहाँ पे 5। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की जो संख्या है वो है 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को क्या बदलने का अधिकार है या बदलने का अधिकार नहीं है? आंसर दिख रहा है। सो यहाँ पर आंसर शो हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों का बदलने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? तो जैसे आप सभी को पता है जो संपत्ति का अधिकार था ये सर्वाधिक, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला आपका प्रश्न है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत बजट में। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है वह बजट जिसमें आय और व्यय दोनों ही इक्वल होता है तो वो होता है संतुलित बजट में,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिहार तथा पश्चिम बंगाल जो है वो दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिण ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर, केवल दक्षिण ध्रुव वृत्त पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा, प्रायद्वीप। तो 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप। ठीक है, ये वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है काली मिट्टी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत सागर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अति लघु स्टार्ट क्वेश्चन होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सल्तनत काल था उस टाइम चरसा, ठीक है, चरसा शब्द का यूज इसलिए किया जाता था, यानी चमड़े के बाल्टी को हम क्या बोलते थे, मतलब चरसा बोलते थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था, तो फ्रेंड्स गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैकुबाद। अगला आपका प्रश्न है कि मंगोल आक्रमण से भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं को, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। तो फ्रेंड्स, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने क्या किया कि उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो बलबन था उसने क्या किया, मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर और पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित सेफ रखने के लिए जो उसका बेटा था मोहम्मद खान, उसको लड़ने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। यानी यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जो दिल्ली के अधिकतर जो सुल्तान थे उनके द्वारा जो भी खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। तो उसको, यानी जब उन्हें खलीफा का पद दिया जाता था तो उनका वास्तविक लक्ष्य, या कह सकते हो जो उसका एम्स था, कि सुल्तान खुद को क्या समझते थे, खुदा का प्रतीक समझते थे। इसलिए जो दिल्ली के अधिकांश सुल्तान थे वो खलीफा के पद पे बैठना चाहते थे, या उनका वही रियल लक्ष्य या वास्तविक लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में तूतीय हिंद यानी भारत को तोता की उपाधि मिली है। चूँकि बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद यानी आप कह सकते हो भारत को तोता की उपाधि मिली है, तो अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के समय सर सुबादार किसे कहा गया था। तो फ्रेंड्स, जो शिवाजी का समय काल था उस टाइम किसको कहा जाता था, सर सुबादार। तो फ्रेंड्स,
उस टाइम जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उस टाइम शिवाजी के समय में उनको सर सूबेदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में क्या जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आपका जो सेकंड चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें 21 से हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। 21 में क्या है, राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी बच्चे हैं जिनकी जिनकी एज 6 से 14 वर्ष के बीच में है, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है। और उसके बाद से हमने जाना था 29(2), उसमें क्या था, बिना किसी भेदभाव के ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि राज्य से मदद ले रहे हैं, वहाँ से धनराशि ले रहे हैं और वो भेदभाव करे, वर्ण जाति देखे, तो इसलिए 29(2) में ये प्रावधान है कि बिना भेदभाव के जो भी संस्थान राज्य से सहायता प्राप्त कर रही है, वो सभी का जो भी एडमिशन है उसको ले। उसके बाद धारा 45 में क्या है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब से यह सरकार के द्वारा यह जो संविधान में लागू किया गया, 10 साल के अंदर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस तरीके से आप सभी को यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए, यानी समवर्ती सूची, जिसमें आपका केंद्र भी आ जाता है और राज्य भी आता है। तो उन दोनों सब्जेक्ट के बारे में, यानी आप कह सकते हो उन दोनों विषयों के बारे में, यानी केंद्र के विषय में और राज्य के विषय में जो भी कानून बनाए जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे यूपी राज्य है और आपका जो सेंटर है वो केंद्र है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सेंटर में जो कि देश के पीएम है वो कौन है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी प्रकार से आपके राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं वो सीएम योगी जी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों के विषय में जब कानून बनाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि FIR का पूरा नाम क्या होता है। तो FIR का पूरा नाम होता है, F से होता है फर्स्ट, I से होता है इन्फॉर्मेशन, R से होता है रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला जो आपका प्रश्न है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आग्नेय सेल, और दूसरा होता है अवसादी सेल, और तीसरा होता है रूपांतरित सेल। तो ये सेल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि सुएज लहर किन सागरों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, सुएज लहर किन सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं। तो जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पे जो भी हवा चलती है, आपने भी सुना होगा, ठीक है, अपने यूपी में भी बोला जाता है पछुआ हवा या पछुआ पवन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं, तो पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि अमेज़न तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। तो अमेज़न तथा जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन और मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग। अगला प्रश्न है कि आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। तो आग्नेय सेल के उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। पेंजिया किसे कहते हैं, तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पेंजिया कहते हैं। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में इस्लाम धर्म के उदय पर प्रकाश डालिए। जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको आप सभी याद कर लीजिएगा। भारत में इस्लाम धर्म
अरब के व्यापारियों के माध्यम से और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्थापित माना जाता है। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी भारत में इस्लाम धर्म आया कहाँ से, ये पहला क्वेश्चन बनता है। यानी इसका उदय कहाँ से हुआ। देखिए यहाँ पर ये इतना लिखा है क्योंकि आप सभी को पता है जो लघु उत्तरीय होता है इसको हम 50 वर्ड्स में लिखना होता है। सो पहला लाइन तो क्लियर हो गया होगा कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय किसके थ्रू हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम और अरब के जो भी व्यापारी थे उन्हीं के थ्रू, यानी आप कह सकते हो उन्हीं के आक्रमण के साथ ही उन्हीं के समय में इस्लाम धर्म को स्थापित किया गया या माना जाता है। जो अरब के व्यापारी इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत में उनके आगमन के प्रभाव में आए आसपास के लोग मुसलमान बने व उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और अपने पुराने रीति रिवाजों को भी बनाए रखा। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही इजीली तरीके से याद हो गया होगा। जैसे यहाँ अपना भारत देश है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, जब अरब के व्यापारी और मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किए तब उसके दौरान उसी के समय काल में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और जो भी आसपास के लोग थे वो भी क्या किए कि मुसलमान या इस्लाम धर्म को अपनाया और उन्होंने अपनाया, साथ में जो भी उनके पुराने रीति रिवाज थे उनको भी नहीं भूला और उनको भी बनाए रखा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला जो प्रश्न है कि इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब देश में जिस युग में हुआ वह अत्यंत पतन उन्मुख, यानी पतन की तरफ उन्मुख था। अरब के निवासी अज्ञानता के अंधकार से क्या थे, बहुत ज़्यादा ग्रसित थे। ऐसी भीषण प्रतिकूल परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी में अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यानी आपको याद रखना है, सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक या पैगंबर किसको माना जाता है, तो मोहम्मद साहब को माना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को। और इनका जन्म जो अरब देश, ये अगर आप याद भी नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यानी अरब के मक्का नगर में हुआ था। और 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें सत्य का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और एक देवदूत द्वारा इस बात का संदेश प्राप्त हुआ कि अल्लाह के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। यानी जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब है उनको 40 वर्ष की अवस्था में दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और एक देवदूत द्वारा उन्हें इस बात का आप कह सकते हो संदेश प्राप्त हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेश से इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश की वंशावली को प्रस्तुत कीजिए। यानी जो गुलाम वंश था किस तरीके से पूरा उनका शासन व्यवस्था क्रमबद्ध तरीके से बताना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है गुलाम वंश के जो स्थापना किए हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए हैं। तो उसके बाद देखिए आराम शाह जो कि 1210 से 1100 के बीच में आए। उसके बाद इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 के बीच में तक शासन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इक्तुद्दीन, यानी आप कह सकते हो कुतुबुद्दीन यहाँ पे है, ठीक है, 1236 ईस्वी से। और उसके बाद देखिए फिरोज शाह जो है वो 1236 ईस्वी। उसके बाद रजिया सुल्तान आई 1236 से 1240। उसके बाद मुइजुद्दीन बहरम शाह जो कि 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से 1246। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद यानी 1246 से 1265। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन यानी 1265 से 1287। और उसके बाद कैकोबाद आए, ये जो कह सकते हो 1287, यानी अब सिंपल हमने अभी जस्ट डिस्कस किया आती लघु में कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैकोबाद था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को समझाइए।
यानी जो सल्तनत कालीन प्रशासन थे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, फैक्ट क्या थे। तो देखिए पहला इसमें फैक्ट यही था कि मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य थे। सिंपल याद रख सकते हो, यानी जो मुस्लिम राज्य यानी जो उनका सैद्धांतिक रूप जो था वो धर्म प्रधान राज्य था। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। सल्तनत कालीन प्रशासन 3 भागों में विभक्त था, एक तो केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन और तीसरा स्थानीय प्रशासन। सुल्तान को शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और प्रांतों में विभक्त साम्राज्य में एक सूबेदार होता था। इतना बस फैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगला आपका प्रश्न है कि सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय यानी जो भी जीत चाहता है उसके श्रेय उसकी सुसंगठित सेना थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे और सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसलिए सेना यानी जो अलाउद्दीन खिलजी थी इनका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है उनका किस तरीके से उन्होंने सेना को किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से उनको पूरा सुसंगठित किया था। अगला आपका प्रश्न है कि सूफी संत के प्रमुख सिद्धांत क्या है। 2019 सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी हमने ले लिया। तो सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत यानी ईश्वरवादी यानी सूफी मत का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है। दूसरा भौतिक जीवन का त्याग यानी वे भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। जो भी सूफी मत के लोग थे शांति व अहिंसा यानी आप कह सकते हो वे शांति व अहिंसा में विश्वास रखते थे। सहिष्णुता सूफी धर्म के लोग उदार होते थे, वे सभी लोगों के समान समझते थे। पांचवा प्रेम से ईश्वर प्राप्त हो सकता है। इस्लाम का प्रचार हृदय की शुद्धता पर जोर, गुरु एवं शिष्य का महत्व दिया जाता था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है सूफी संत से रिलेटेड जिसको याद कर सकते हो आप। अगला जो आपका प्रश्न है कालिदास कौन थे, इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का नाम लिखिए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए आइए जानते हैं कालिदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। उसके बाद देखिए इनकी कृति है मलाविकाग्नि मित्रम यानी ये कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। उसके बाद देखिए कुमार संभवम यानी कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास का है। उसके बाद मेघदूत। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण इनकी कृति है आप याद कर सकते हो। अगला आपका प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य की विवेचना करें। तो भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य जो था हिंदू धर्म में सुधार कर प्रयत्न करना, मूर्ति पूजा व जाति प्रथा का विरोध इसका मुख्य आधार था। ठीक है, तत्कालीन युग यानी इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो हिंदू धर्म में सुधार करके उसमें बहुत ही अच्छा जो भी उसमें त्रुटियां है उस कमी को दूर करना और जो भी मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध इनका क्या था मुख्य आधार था। और तत्कालीन यानी उस टाइम इस आंदोलन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सफलता प्राप्त की, परंतु वह सफलता न तो अस्थायी रही और न ही सर्वव्यापी रही। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि भक्ति काल में प्रमुख संतों के नाम लिखिए और 2 संतों के प्रमुख उपदेशों का विवरण कीजिए। तो इसमें देखिए प्रमुख संत भक्ति काल के रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, नानक ये सभी आ जाते हैं। और प्रमुख संतों के उपदेश जिसमें पहला मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध जिस तरीके से अभी हमने देखा। उसके बाद केवल भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया।
अगला जो प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के मुख्य कारक क्या थे। तो इसका जो मुख्य कारक आप सभी को पता है, पहला विजयनगर के हिंदू राज्य से क्या युद्ध करना पड़ा, जिसके कारण जो बहमनी राज्य थी इसकी ताकत छिड़ गई। उसके बाद बहमनी सुल्तान अत्यधिक क्या हो गए थे, असहिष्णु थे और हिंदुओं को निर्दयता पूर्वक बंद करना, उनके मंदिरों को विध्वंस करना उनके जीवन का क्या हो गया था, प्रमुख उद्देश्य हो गया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो भी शासक राज्य सिंहासन पर बैठे वो अत्यंत विलासी स्वभाव के थे, इससे वे अमीरों और प्रांतीय शासकों पर सफल नियंत्रण न रख सके। तो इस तरीके से बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और इसके प्रमुख कारक यही थे। अगला आपका प्रश्न है, विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विजयनगर राज्य सामंतशाही या प्रथा पर आधारित थी। राजा पूर्णतः निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी था। आप देख सकते हो यहाँ पे राज्य प्रशासन को सुविधा पूर्वक संचालित करने के लिए साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रशासन की सुविधा के लिए कोटक्कम नाडुओं में नाडु और कई नगरों में ग्रामों में बटे हुए थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, न्याय का प्रमुख स्रोत था राजा और दंड विधान कठोर था। तो इस तरीके से विजयनगर की आप देख सकते हो जो राजा था पूर्णतः निरंकुश और स्वेच्छाचारी था, यानी स्वेच्छाचारी, अपने अनुसार कोई भी वर्क करता था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या है। तो जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि विजयनगर साम्राज्य का तालीकोट के युद्ध के उपरांत पतन हो गया था। इसके कारण बहमनी राज्य से युद्ध करना, अयोग्य सैनिक का संगठन करना, प्रांत प्रतियों की प्रबलता, राज्य के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अवसाद और अंतिम शासकों का अत्याचार। लास्ट आज का क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। तो शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सोच के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए जितने भी हमने प्रश्न डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।